दीप प्रज्वलन के समय मां भवानी का, उस परवरदिगार का, अल्लाह ताला का, परमात्मा का, वाहे गुरु का आशीर्वाद लेने हेतु आपकी तालियां बजती रहें। और मैं इतना ही कहूंगा कि ज्योति से ज्योति मिले, मिला तेज से तेज, कि दूर हो जग से अज्ञान का अंधेरा, दूर हो जग से अज्ञान का अंधेरा, ज्ञान का जहां में फैले सवेरा, ज्ञान का जहां में फैले सवेरा। हमारे इस कार्यक्रम का टॉपिक है महिलाओं की सुरक्षा में पुरुषों की भागीदारी। अब आप सोचेंगे कि ये टॉपिक हमने क्यों चुना। जहां तक मैं समझती हूं कि बिना पुरुषों की भागीदारी के महिला न कभी सुरक्षित रही है और न कभी सुरक्षित होगी। अगर महिला अपने पुरुष से सुरक्षा की भावना महसूस करती है तो वो सुरक्षित होती है, पूरा परिवार सुरक्षित होता है और पूरा समाज सुरक्षित होता है। अगर वही पुरुष महिला को प्रताड़ित करता है तो वो एक नहीं 2 परिवारों को प्रभावित करता है। दिल्ली महिला आयोग अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत पूरी दिल्ली में काम कर रहा है। लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने का काम हो या महिला पंचायत, सहयोगिनी, प्री मैरिटल काउंसलिंग, रेप क्राइसिस सेल या फिर मोबाइल वैन, जो आज हम पूरी दिल्ली में सिर्फ 5 मोबाइल वैन के जरिए 11 जिलों को कवर करते हैं। आज पूरी दिल्ली में दिल्ली महिला आयोग की अपनी पहचान है और मैं यहाँ खास करके दिल्ली पुलिस को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि थाने में यदि कोई महिला आयोग की सदस्य या वर्कर जाती है तो उसके साथ पूर्ण सहयोग मिलता है और दिल्ली पुलिस उससे बहुत ही सकारात्मक बदलाव आए हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अभी और बहुत कुछ बदलाव आने जरूरी हैं। मुझे और पूरी आशा है जो आज हमने बसी साहब को यहाँ पे बुलाया है तो वो इसमें जरूर सहयोग करेंगे। हमारे ऊपर वाले तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महिला अपनी सारी मेहनत तब बेकार हो जाती है जब पुरुष ये सोचता है कि महिला तो कमजोर है और ये हमारी जायदाद है, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। हमें अपने आप को बदलना होगा, हमारे पुरुषों को सब बदलना होगा, हमारी सोच भी बदलनी होगी और महिला को अपना दोस्त व अपने बराबरी का दर्जा देना होगा। कि बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें मेरे यारों, बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें मेरे यारों, किसी के जख्म पे मरहम लगा के देखो तो। बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें मेरे यारों, किसी के जख्म पे मरहम लगा के देखो तो। तुम्हारे दिल की उदासी भी मुस्कुराएगी, तुम्हारे दिल की उदासी भी मुस्कुराएगी, किसी के दर्द में आंसू बहा के देखो तो। निर्भया कांड के बाद समूचे देश में एक नए किस्म की सोच और बहस शुरू हुई थी और ये नारी के अस्तित्व को लेकर के नहीं, समाज के वहशीपन को लेकर के भी, पुरुष की दरिंदगी को लेकर के भी, और जो कायदे कानून हैं पुलिस प्रशासन से लेकर के, इन सब पर बहुत ही लंबी बहस हुई थी। हम लोग मोमबत्तियां लेकर के इंडिया गेट गए थे और मैंने कम उम्र की अपनी बेटियों को, लड़कियों को इतने जुनून में, कभी आजादी की लड़ाई में ऐसा जुनून रहा होगा लक्ष्मीबाई का, इतने जुनून में देखा था। लेकिन इस वहशीपन का, जुल्म का, जाति का, इस असभ्य समाज पर कोई फर्क पड़ा है ऐसा लगता नहीं। संसद में पिछले दिनों जब हम और त्रिपाठी जी मौजूद थे तो हमारा सर शर्म से झुक गया। और मैं कहूं कि अपने पुरुष होने पर अगर जिंदगी में कभी गैलानी हुई तो तब हुई जब पता लगा कि 74% जो महिलाओं के सेक्सुअल असॉल्ट के केस हैं वो घर की सीमा के अंदर। इससे ज्यादा शर्मनाक
बात किसी भी सभ्य समाज के लिए नहीं हो सकती जिस तरह के आंकड़े संसद में प्रस्तुत किए गए पिछले दिनों। और ये तो शहर के जो बलात्कार के मामले हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के मामले हैं, छेड़छाड़ी के मामले हैं, ये प्रकाश में भी आते हैं। मैं गांव से आता हूं, वहां पे 100 की 100% सेक्सुअल असॉल्ट की घटनाएं शर्म लिहाज और संकोच की वजह से ना तो प्रकाश में आती हैं, अखबार में छपने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर मोहल्ले वालों को पता लग गया तो बेटी की शादी में भी दिक्कत हो सकती है। कानून बनते हैं और उसी बीच में सारे कानून ये तब तक इनइफेक्टिव हैं जब तक जो मेंटल एटीट्यूड है, जो हमारा माइंड सेट है, वो ना बदले। मैं कभी भी सुन लेता हूं किसी भी, खास तौर से जो हमारी बिरादरी के लोग हैं, पोशाक को लेकर के, तो पोशाक पहनने वाले का दोष है कि उस पोशाक में जो पहने हुए जा रही है उसको गलत नजरिए से देखने वाले का शौक है। समूची दुनिया में ये काम हो रहे। ड्रेस कोड ठीक होना चाहिए लड़कियों की। कभी ये आवाज क्यों नहीं होती कि आपका माइंड सेट ठीक होना चाहिए? आप उस कपड़ों में नग्नता क्यों देखते हो, अश्लीलता क्यों देखते हो? अपनी बहू बहन बेटी का रूप देखो उसमें, तो आपको शायद अश्लीलता ना लगे। इधर बहुत तेजी से जैसे कई बार क्राइम की बाढ़ आती है, ऐसी इसमें भी तेजी आई है। शेयर बाजार का सूचांक और महिलाओं पर ज्यादती का सूचांक कब लगता है कई बार कमो एक जैसा है। बदायूं की घटना, अब मैं माफी चाहता हूं अपने कई शुभचिंतकों से जो सभागार में होंगे कि आपकी तकलीफें तो प्रकाशित भी होती हैं, प्रचारित भी होती हैं। और एक चीज और बताना चाहता हूं सभ्य समाज के लिए, और आपको बढ़िया भी लगेगा कि आदिवासी जो सबसे कम पढ़े लिखे हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में सबसे कम है, जहां थाने भी नहीं है, वहां पर बलात्कार की पूरे साल में 1 या 2 घटना होती है। और आप जो सभ्य समाज के पैरोकार हो, जहां सभ्यता बुलेट ट्रेन तक जा रही है, जहां आदमी चांद पे जा रहा है, जहां पढ़ाई के नए आयाम हैं, वहां पर दिन में पता नहीं और रात में कितनी घटनाएं। बस्ती साहब बड़े गवाह हैं इन चीजों के, वो टैकल भी करते हैं और देखते भी हैं कितनी घटनाएं दर्ज होती हैं। तो क्या है आदिवासियों के स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति देखने का नजरिया? यानी कि सभ्य समाज ज्यादा वहशी हुआ है, और जहां आदि संस्कृति का अभी भी प्रभाव है, वहां पर लोगों में सभ्यता नाम की चीज अभी बची हुई। पिछले दिनों संसद में बहस जब चलती है तो यह भी उठता है कि दलित समाज के जज होने चाहिए, यह भी उठता है कि अल्पसंख्यक समाज के जज होने चाहिए। मैं इस मंच से ये मांग करना चाहता हूं कि जो महिला संगठन हैं वो ये मांग उठाएं कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और मोहल्ले की तहसील तक 33% आरक्षण जुडिशरी में महिलाओं का होना चाहिए। अगर इस काम को करने में आप कामयाब हो गए, आप एमएलए एमपी बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक महिला अपना सब वर्चस्व लुटा करके जब थाने कोर्ट कचहरी में जाती है तो उसको न्याय तब मिलेगा जब उसकी पीड़ा को समझने वाला समाज का हिस्सा वहां पे मौजूद होगा। और अंतिम बात कहकर के समाप्त करना चाहता हूं, किसी बहुत ही विद्वान महिला का लेखिका का कथन है जो देश में बहुत ऊंचे पैमाने पे प्रसिद्ध हुई हैं। उसने लिखा कि जो नारी की देह है ये उसका देश है, नारी की देह उसका देश है, और देश की सीमाओं का उल्लंघन करने वालों को जो सजा मिलती है, ऐसी ही सजा उस नारी की देह के उल्लंघन करने वालों को मिलनी चाहिए। क्योंकि जितने कानून है, और इसका निपटारा भी जल्दी होना चाहिए। जो
एफआईआर दर्ज होने से पहले, बसी साहब बताएंगे विस्तार से, चूंकि इन सारी चीजों को ये महत्वपूर्ण तरीके से देख रहे हैं, एफआईआर दर्ज कराना भी थानों में, बसी साहब, एक और बलात्कार को निमंत्रण देना है। इसलिए बड़े ऊंचे पैमाने पर जो महिलाएं हैं वहां जाने से भी संकोच करती हैं। कोई थाना ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी, आपकी चौकी से लेकर के और पुलिस हेडक्वार्टर तक, जहां महिला के छेड़छाड़ बलात्कार की घटनाओं को लिखने वाली उसी वेदना से ना भरी हो जिस वेदना से वो नारी रपट दर्ज कराने के लिए आई। कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किसके साथ आई थी, क्यों आई थी, रात में क्या कर रही थी, रात में महिला क्या कर रही थी, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो वैसी रात में क्या कर रहा था जो महिला रात में थी। उन चीजों का जिक्र नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत बड़ा योगदान है मेरे करियर में, मेरे जीवन में, मेरे घर में, कि मैं महिलाओं से आसपास ही गिरा रहता हूं। घर के अंदर भी मम्मी है, धर्मपत्नी और बेटी है। 3 जन को सवेरे सवेरे मेरे को इंटरेक्ट करना पड़ता है और सबको बराबर का दर्जा। हाँ तो बहुत अच्छा लगता है। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि मधुर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या लाइफ में, तुम्हारा नाम इतना मधुर है, तुम हंसते बहुत अच्छे हो, लेकिन इतनी कड़वाई क्यों है तुम में, इतनी सच्चाई क्यों दिखाते हो तुम। मुझे लगता है कि कहीं ऐसे इश्यूज है, कहीं ऐसे मुद्दे हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में, जो मैं उभारता हूँ, जो लाता हूँ आप लोग के सामने, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, पेस्ट्री वर्ल्ड हो, फैशन वर्ल्ड हो, या पॉलिटिकल हो, या चांदनी बार हो, या हमने हॉली हीरोइन जो बनाई बॉलीवुड पे लेकर। कई एक्टर्स, हीरो मुझे कहते हैं, यार मधुर तुम्हारे पास महिला समाज की, महिलाओं के लिए अच्छा सब्जेक्ट होता है, कभी हम दिखाई नहीं देते आपको, कि हम अच्छे नहीं लगते क्या आपको, कि हमारे लिए भी कोई ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा कोई स्टोरी लाइए। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा बहुत ही एक कम कंट्रीब्यूशन मैं मुद्दे के इशू पे लाता हूँ, कि हमेशा कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिससे मैं इंटरनेशनली या हिंदुस्तान में भी कहीं भी जाता हूँ, लोग छोटे छोटे गांव में, शहर में, या न्यूयॉर्क में, लंदन में, सब जाते थे कनेक्ट विद द फिल्म। जैसे कि मधुर यार योर मूवी इज लाइक, मैं हमेशा कहता हूँ मेरी पिक्चर जो है वो एक जजमेंटल फिल्म नहीं होती। मैं कहीं ऐसी चीजें रखता हूँ जिसपे मेरे पे टीका भी होती है, कहीं कंट्रोवर्सी भी होती है, कहीं लोग कहते हैं कि मधुर जो है वो सामने मैंने सोल्यूशन देता नहीं है, मधुर जो है चीजें उजागर करके सामने रखता है। लेकिन मेरा काम एज अ फिल्म मेकर, मुझे लगता है कि कहीं ऐसी चीजें लोगों को कम से कम अवेयरनेस तो लाती है। मैंने चांदनी बार देखने के बाद कहीं महिला मुझे अभी भी कहीं मिलते हैं, उन्होंने कहते कि चांदनी बार देखने के बाद हमें लगा कि करियर में एक ऐसा टाइम आएगा कि आपकी वो उम्र नहीं रहेगी, या आपके पास वो ग्लैमर नहीं रहेगा, तो आपको कितना सक्षम होना चाहिए, कितना स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपकी पिक्चर हमें बहुत इंस्पायर करती है और हमें लगता है कि हमें फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो एक पिक्चर मेरे ख्याल से लोगों को इतना भी कनेक्ट करती है। हर चीज की बात करो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की मैं जब जाता हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी लोग कहते हैं कि हमें कितना स्ट्रांग होना चाहिए, कितने एक वैल्यूज को कितना हम लोग को देखना चाहिए। वो कहीं ऐसे मुद्दे हैं जो मैं आप लोग के सामने लाता हूं, और मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप लोग का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। एक स्टडी बताती है इन सर्टन एरियाज तकरीबन 80% बच्चियां जब तक उनकी उम्र 14 या 15 साल होती है वो किसी ना किसी प्रकार से के सेक्सुअल मिस एडवेंचर की शिकार हो जाती है। केवल 7-8 साल के बच्चों के साथ में भी गलत कार्य के केसेस हुए हैं। बट ज़्यादा वल्नरेबल जो है महिलाएं होती हैं, जो हमारे आंकड़े हमें बताते हैं कि 15 से लेके 35 के बीच में महिलाएं सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं। अगर 7 साल पे बच्ची को हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे, हम तो कोशिश करते हैं पुलिस वाले, पर हमारा जो है हम एक सिर्फ ओरिएंटेशन दे सकते हैं। पर अगर स्कूल्स के अंदर में एज ए पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम इसको हम अगर इंट्रोड्यूस कर दें, 7 साल से बच्चे को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग बिटिया को देनी शुरू की जाए, ताकि जब तक वो 8वीं 10वीं तक पहुंचेगी, हो सकता है ब्लैक बेल्ट हो जाए या ब्राउन बेल्ट हो जाए। अगर कहीं कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं इसको फिजिकली असॉल्ट कर सकता हूं, तो वो मेंटली तो स्ट्रांग होगी, फिजिकली भी उसके दांत खट्टे करने के लिए तैयार होगी। तो मैं ये आप सब महिलाओं को इस बात की सजेशन दूंगा